बादलों की गरज किसी दैत्य की दहाड़ जैसी गूंज रही थी। बिजली बार बार चमकती और फिर सब कुछ घनघोर अंधेरे में डूब जाता। चारों ओर मूसलाधार बारिश हो रही थी, इतनी तेज कि जैसे आसमान ने अपने सारे बादल आज ही खाली करने की ठान ली हो। विक्रम, शहर का बिजनेसमैन, बारिश की वजह से सारा रास्ता धुंधला हो गया था। वाइपर लगातार चल रहे थे, लेकिन कांच पर गिरती बूंदें इतनी तेज थी कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ये कैसा तूफान है यार। अचानक उसकी गाड़ी हिचकोले खाने लगी। उसने ब्रेक लगाया, बाहर उतरा तो पता चला कि गाड़ी की टायर पंचर हो गई है। कमाल है, ऐसी रात और ये मुसीबत। दूसरी ओर उसे टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी पुराने ढाबे या मकान में लालटेन जल रही हो। वो छतरी लेकर उसी दिशा में बढ़ा। इसी दौरान दूसरी ओर से रीना, एक कॉलेज की लड़की जो हॉस्टल से अपने गांव जा रही थी, भी बारिश में फंस गई। उसकी साइकिल की चेन बीच रास्ते में टूट गई। वो भीगती हुई सड़क के किनारे खड़ी हो गई। हे भगवान, इतनी अंधेरी रात में मैं यहाँ अकेली फंस गई। अब करूँ तो क्या करूँ? तभी उसे भी वही टिमटिमाती लालटेन की रोशनी दूर से दिखाई दी। शायद कोई पुराना घर होगा, कम से कम छत तो मिलेगी। उधर तीसरे अजनबी आदित्य, जो एक अकेला घूमने फिरने वाला ट्रैवलर था, अपनी मोटर बाइक पर तूफान में सफर कर रहा था। लेकिन जोरदार हवा के झोंकों ने बाइक को गिरा दिया। उसका हाथ हल्का सा छिल गया। ये कैसा नसीब है, इतनी बारिश में तो मदद भी नहीं मिलेगी। वो बाइक को छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। दूर से वही रोशनी उसे भी दिखाई दी। कमाल है, 3 घंटे से भटक रहा हूं और अचानक वहां रोशनी जल रही है। चलो देखते हैं क्या है वहां पे। इसी समय एक टैक्सी का ड्राइवर रघु भी अपने यात्री को गांव में छोड़कर वापस लौट रहा था। लेकिन रास्ते में गाड़ी का इंजन बंद हो गया। अरे बाप रे, इस इलाके के बारे में तो बहुत सुना है। लोग कहते हैं यहाँ रात को भूत प्रेत घूमते हैं, पर मैं भी कहाँ फंस गया। वो छाता लेकर उतरा और उसी रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। और पांचवी थी सोनिया। वो शहर से आई हुई एक रिसर्चर थी जो पैरानॉर्मल एनर्जी पर रिसर्च कर रही थी। उसके पास छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र थे जिनसे वो आवाजें कैप्चर करती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मापती और अजीब घटनाओं का पता लगाती। बारिश में उसका लैपटॉप बैग भीग गया, लेकिन उसके छोटे छोटे उपकरण अभी भी काम कर रहे थे। वो भी उसी रोशनी की तरफ जा रही थी। ये इलाका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस के लिए मशहूर है। शायद आज मुझे असली सबूत मिल जाए। पांचों अजनबी अलग अलग रास्तों से चलते हुए एक ही जगह पहुंचे, एक पुरानी हवेली के सामने। वो हवेली किसी कब्रिस्तान के किनारे खड़ी थी। उसके टूटी हुई खिड़कियों से लालटेन जैसी रोशनी बाहर झांक रही थी। बारिश के बीच पांचों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। आप लोग यहाँ कैसे? दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो मैं मदद ढूंढ रहा था। हाँ, मेरा भी यही हाल है। मैं बाइक छोड़कर आया हूँ। और मैं तो टैक्सी ड्राइवर हूँ, इंजन ने जवाब दे दिया। मैं रिसर्च के लिए आई हूँ। आप सब भी यहाँ तक पहुँच गए, इसका मतलब कोई कारण है? सभी एक दूसरे को अनजानी नजरों से देखने लगे। वे एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन बारिश और अंधेरे ने उन्हें मजबूर कर दिया था कि वे हवेली के भीतर जाएं। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ये दरवाजा अपने आप कैसे खुला? बाबा रे, मैंने सुना है ये हवेली भूतिया है, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। देखिए, बारिश इतनी तेज है कि बाहर खड़े रहना जानलेवा होगा, इसलिए बेहतर होगा कि हम अंदर चलें। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवेली का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। सभी चौंक कर पीछे मुड़े। हे भगवान,
ये क्या था? शायद हवा के दबाव से बंद हुआ होगा, घबराओ मत। तभी ऊपर से एक लाल रंग की तरल बूंद टपक कर रीना के हाथ पर गिरी। वो चीख उठी। कौन? ये कौन है? छत पर एक बूढ़ी औरत की धुंधली परछाई झूल रही थी, पर परछाई बिजली चमकते ही वो गायब हो गई। सभी अब सचमुच डर गए थे, लेकिन सोनिया ने अपने बैग से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिटेक्टर निकाला। मैं कह रही थी ना, यहाँ पैरानॉर्मल एनर्जी मौजूद है। ये देखो, डिवाइस रेड जोन में चला गया है। देखिए मैडम, हमें आपकी रिसर्च से कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ से बाहर निकलना है बस। दरवाजा बंद हो चुका है, बाहर निकलना आसान नहीं होगा। बाबा रे, अब तो हम सब मरे। हवेली की घड़ी टन 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 करती हुई 12 बजने का इशारा करने लगी। बारिश और तेज हो गई। जैसे ही सभी अंदर आए, अचानक जोर की आवाज हुई। हवेली का पुराना लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हे भगवान, ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? किसी ने खेल खेला है। यहाँ कोई और भी है। अरे मैंने पहले ही कहा था, ये जगह ठीक नहीं है। रीना कांप गई। आदित्य ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, पर जैसे ही रोशनी जली, रोशनी झपकी और बुझ गई। ऊपर की मंजिल से किसी महिला की चीख सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। नहीं, ये आवाज इंसान की नहीं थी। तभी छत से अचानक किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। सब उछलकर पीछे हट गए। मैं जाकर देखता हूं। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन अगले ही पल ऊपर से एक पुराना लकड़ी का झूमर गिरा और विक्रम के सामने फर्श पर टूट गया। अगर वो 2 कदम और आगे होता तो उसकी जान जा चुकी होती। सोनिया के हाथ में एक छोटा सा यंत्र था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिटेक्ट करता था। वो उसे ऑन करती है। कुछ गड़बड़ है। इस हवेली के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पाइक्स आ रहे हैं। यहाँ कुछ अननेचुरल है। मैंने पहले ही कहा था, यहाँ आत्माएं हैं। इस हवेली में कई लोग फंसकर मरे हैं। तभी दीवार पर टंगे एक पुराने आईने में अजीब हलचल हुई। रीना ने सबसे पहले देखा। देखो, आईने में कोई है। सबने देखा। आईने में 5 नहीं बल्कि 7 परछाइयां दिख रही थी, और वो 2 अतिरिक्त परछाइयां धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। ये कैसे हो सकता है? अचानक आईने में दिख रही रीना की परछाई ने उसका गला पकड़ लिया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे दबा रहा हो। सोनिया ने तुरंत अपना छोटा अल्ट्रासोनिक डिवाइस ऑन कर लिया। एक तेज अजीब सी तरंग कमरे में गूंजी। आईने की परछाइयां चटक कर गायब हो गई। रीना जमीन पर गिर पड़ी। मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। यही है वो भूतिया घड़ी। कहते हैं हर बार जब ये बजती है तो हवेली में कोई ना कोई मरता है। अचानक सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान उभरने लगे, धीरे धीरे एक एक करके नीचे आते हुए। सुनो, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी। अचानक हवेली की बत्तियां जो दशकों से बंद थी झपक झपक कर जल उठी, और कमरे के बीचों बीच एक औरत का साया उभर आया। लंबे बाल, बारिश में भीगा बदन और बेहद डरावना चेहरा। भूत! औरत की चीख इतनी भयानक थी कि खिड़कियों के शीशे टूट गए। विक्रम भागकर दरवाजे पर गया, लेकिन दरवाजा बंद था। साया तेजी से रीना की तरफ बढ़ा। तभी सोनिया ने अपने यंत्र का दूसरा मोड ऑन किया। उसने एक छोटा डिवाइस फर्श पर रखा और उसमें से तेज नीली रोशनी निकली। साया वहीं ठिठक गया। उसकी चीख और ज्यादा भयानक हो गई। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रैप है, ज्यादा देर नहीं रुकेगा। हमें ऊपर चलना होगा, नहीं तो ये हमें एक एक करके खत्म कर देगा। धीरे धीरे सब ऊपर की ओर बढ़े। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा दीवारों पर खून से लिखा था,
तुम अगली घड़ी तक नहीं बचोगे। जैसे ही उन्होंने ऊपर कदम रखा, हवेली की बड़ी घड़ी ने 3 बजने की आवाज दी। तभी गैलरी के कोने से एक भयानक साया उभरा। साया धीरे धीरे बढ़ा। वही लंबे बाल, बारिश में भीगा बदन और बेहद डरावना चेहरा। वो फिर आ गई। हमें भागना चाहिए, अभी भी समय है। लेकिन दरवाजा ऊपर से बंद हो गया। साया तेजी से उनके सामने खड़ा हो गया। सभी ने सोनिया की ओर देखा। सोनिया ने गंभीर होकर अपने बैग से यंत्र निकाले। सोनिया ने यंत्र चालू किया। एक तेज नीली रोशनी कमरे में फैल गई। साया चिल्लाया और पीछे हट गया। हर कोई मदद करेगा। साया अचानक रीना के पास आया। रीना पीछे हट रही। सोनिया ने यंत्र की तरंग बढ़ाई। साया एक झटका खाते हुए रुक गया। ऊपर की मंजिल से कई और परछाइयां आई। सोनिया ने अपने यंत्रों का बड़ा डिवाइस ऑन किया। यह डिवाइस पूरा कमरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डाल देता था। परछाइयां दर्द से कराहने लगी। तुम लोग यहाँ से नहीं बचोगे। लेकिन सोनिया ने आवाज तेज की और सभी को इकट्ठा किया। बाहर की बारिश और तेज हो गई थी। हवेली की खिड़कियां फटने लगी। बिजली बार बार कड़क रही थी। सोनिया ने देखा कि साया अब कमजोर पड़ रही है। बस थोड़ा और, अभी खत्म करेंगे। सोनिया ने यंत्र का अंतिम स्तर ऑन कर दिया। एक तेज रोशनी निकली। साया और अन्य परछाइयां जोर जोर से चीखी और हवा में उड़ गई। हवेली में अचानक सन्नाटा छा गया। बारिश अब भी तेज थी, लेकिन हवेली में कोई साया और परछाई नहीं थी। भोपाल के रामनगर में अनाथ बच्चों के लिए एक ऑर्फनेज बनाया गया था। शुरू के कुछ साल तो वहाँ सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन बीते कुछ समय से वहाँ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी थी। वहाँ पर रहने वाले बच्चों में भी वहाँ पर प्रचलित हो रही आत्माओं की कहानियों का डर फैल चुका था। आधी रात का समय था। सब बच्चे गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी अचानक नितेश की आंख खुली तो उसने देखा कि मिंकू अपने बिस्तर से उठकर रूम से बाहर जा रहा है। ए मिंकू, इतनी रात को कहाँ जा रहा है तू? पता है ना, मीस ने इतनी रात को रूम से बाहर निकलने के लिए मना किया है। क्या करूं यार, रात को पानी ज़्यादा पी लिया था, बाथरूम जाना है। अरे इतना पानी क्यों पिया तूने? अब आ रहा है ना तो रोक ले, लेकिन इतनी रात को कमरे से बाहर मत जाना। मालती मिस ने मना किया है ना रात में कमरे से बाहर जाने को। पता है ना तुझे राजू और दिनेश के साथ क्या हुआ था, और गार्ड अंकल के साथ भी। अरे कुछ नहीं होगा यार, मैं बस यूं जाके यूं वापस आ जाऊंगा। कोई भूत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चल अब जाने दे, वरना मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगा। तुझे जाना है तो मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। अच्छा ठीक है, चल। नितेश और मिंकू ने दबे पांव चलते हुए बड़ी ही सावधानी से कमरे का दरवाजा खोला और बड़े ही धीरे धीरे कॉरिडोर से निकलते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगे। वो वॉशरूम तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी उन्हें वहां किसी की पायल की छन छन की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर उन दोनों के पैर वहीं जम गए। मैंने तुझसे कहा था ना कि मत जा कहीं भी। अब क्या होगा? तो चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। रात को तेज हवा चलती है तो ऐसी आवाजें आती रहती है, तो ज्यादा ध्यान मत दे। नितेश का हाथ पकड़कर मिंकू फिर से वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा कि तभी उन्हें वहां पर किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर तो अब मिंकू के भी रोंगटे खड़े हो गए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यार, चल वापस चलते हैं यहाँ से। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सही कह रहा है यार, अब तो मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। कमरे में ही वापस चलते हैं। बाहर में क्या बाथरूम, सुबह ही देखूंगा। मिंकू ने नितेश का हाथ पकड़ा और दबे पांव बड़े ही तेज कदमों से कमरे की ओर बढ़ने लगा। तभी उन्हें कमरे की दीवार पर एक बेहद बड़ी और भयानक परछाई दिखाई दी और उनके कानों में फिर से वही भयानक हंसने की आवाज सुनाई दी। उस हंसी की आवाज इतनी भयानक थी कि उसे सुनते ही उन दोनों का शरीर बुरी तरह पसीने से भीग गए।
लेकिन मिंकू ने हिम्मत करते हुए कमरे का दरवाजा खोला। कमरे का दरवाजा खोलते ही उन्हें वहां किसी की बहुत तेज चीख सुनाई दी। वो चीखने की आवाज इतनी तेज थी कि वहां पर सोने वाले सभी बच्चे जाग गए और ऑर्फनेज में बच्चों का ध्यान रखने वाली मालती मिस और फरीदा मिस भी नींद से उठकर जल्दी से वहां पर आ गई। क्या हुआ यहाँ पर? किसी बच्चे को कोई चोट लगी है क्या? और तुम दोनों, तुम इस वक्त रूम के बाहर क्या कर रहे हो? मना किया है ना रात के समय किसी को भी रूम से बाहर नहीं निकलने को। नहीं मालती मिस, वो चिल्लाने की आवाज सुनी तो इसलिए हम बाहर आ गए। अंदर जाओ, जल्दी अंदर जाओ तुम दोनों। फरीदा मिस, गार्ड के पास चलकर पूछते हैं क्या हुआ, क्योंकि वो चीखने की आवाज नॉर्मल नहीं थी। बस फिर से किसी के साथ कुछ ना हुआ हो। ओह माय लॉर्ड जीसस, रक्षा कीजिएगा। इससे पहले कि वो दोनों गार्ड के पास जाती, तभी गार्ड भागता हुआ उन दोनों के पास आ गया। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर के मारे वो अपने मुंह से शब्द भी नहीं निकाल पा रहा था। क्या हो गया तुम्हें? इतने डरे हुए क्यों हो? कहीं फिर से तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं हो गया? अरे बोलो, तुम इस तरह मुझे और ज्यादा डरा रहे हो। बताओ, बोलो क्या हुआ? मालती मिस की बातों का गार्ड कोई जवाब नहीं दे पाया, लेकिन उसने अपनी उंगली से बालकनी के बाहर की तरफ इशारा किया। बालकनी? क्या है बालकनी में? गार्ड बिना कुछ बोले सीधा बालकनी की तरफ बढ़ने लगा। मालती और फरीदा मिस भी उसके साथ बालकनी की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बालकनी में पहुंचकर वहां से नीचे की ओर देखा तो सामने ऑर्फनेज में साफ सफाई के काम करने वाले सुजीत की लाश पड़ी थी। लेकिन ऐसा यहाँ पर पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी ऑर्फनेज के पुराने गार्ड और 2 बच्चों के साथ यह हादसा हो चुका था, इसलिए वो तीनों ये देखकर बहुत घबरा चुके थे। जिस बात का डर था वही हुआ मालती मिस। पिछले 4 महीनों में ये चौथी मौत हुई है हमारे ऑर्फनेज में। नीलम मैम ने कहा था कि अब यहाँ बच्चों को रखना खतरे से खाली नहीं, लेकिन हमने उनकी एक बात नहीं मानी। हमारी वजह से आज सुजीत भैया की भी जान चली गई। अब तो मैं एक और पल भी यहाँ नहीं रुकूंगा। आप लोगों को भले ही अपनी जान से प्यार ना हो, लेकिन मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। नहीं करनी मुझे ऐसी नौकरी। रख लेना अपनी पगार अपने पास। मैं अभी ये नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो? यहाँ पर सभी बच्चे अकेले हैं। तुम्हें यहाँ नौकरी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सुबह तक तो यहाँ रुक जाओ। अभी तो हमें पुलिस को भी इन्फॉर्म करना है। अगर तुम इस वक्त यहाँ से चले गए तो पुलिस का शक ना चाहते हुए भी तुम पर आ जाएगा। क्या मुसीबत है? यहाँ रुका तो जान का खतरा, और चला गया तो पुलिस पीछे पड़ जाएगी। ये भगवान, क्या मुसीबत है? तुम रुको, मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। मालती मिस ने पुलिस को इन्फॉर्म करके ऑर्फनेज बुलाया। पुलिस पिछले 4 महीने में चौथी बार यहाँ आई थी। एक के बाद एक यहाँ पर लोगों के मरने की बात पुलिस के लिए भी अब चिंता का विषय बन चुकी थी। एक बात मुझे बहुत खटक रही है शिंदे। ये ऑर्फनेज तो यहाँ पिछले 15 साल से है, लेकिन ये भूतिया किस्से और ये लोगों के मरने के किस्से पिछले 4 महीने से ही हो रहे हैं। बात कुछ समझ में नहीं आ रही। लफड़ा मुझे कुछ और ही लग रहा है। नहीं, कोई लफड़ा नहीं है साहब, ये कोई आत्मा ही है। मुझे तो इस जगह पर किसी चुड़ैल का साया लगता है। अरे क्या शिंदे, किसने पुलिस की नौकरी दी रे तुझे? पुलिस वाला होके कैसी कैसी बातें करता है? इनसे पूछो यहाँ की मालकिन कहाँ है। इधर किसी का खून हो गया है और वो अभी तक आई नहीं है। खून नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ये उसी चुड़ैल का किया धरा है। अरे चुप कर, और मालकिन के बारे में पता कर क्या नाम है उसका? हाँ, नीलम। इंस्पेक्टर कोकले ने जैसे ही नीलम का नाम लिया, तभी थोड़ी देर बाद नीलम भी घबराई हुई वहां पर पहुंची। इंस्पेक्टर साहब, पता चला कैसे हुआ ये सब? और इतने महीनों से ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये तो हमें आपसे पूछना चाहिए। कभी आप कहती हो यहाँ किसी आत्मा का साया है, वो आत्मा ही सबके साथ ऐसा कर रही है, और अब आप ही हमसे ये सवाल कर रही हो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ इंस्पेक्टर साहब। यहाँ 4 महीनों में ये चौथी मौत है। कुछ भी यहाँ पर ऐसे ही तो नहीं हो रहा। जो भी है आप पता लगाइए उसका।
देखिए, ना तो हमें लाश के पास से कोई सुराग मिला है और छत के दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ है। कैमरा रिकॉर्डिंग में भी ताले के साथ कोई छेड़छाड़ हमें नजर नहीं आई। तो ये नीचे से ऊपर कब और कैसे पहुंचा और वहां से नीचे कैसे गिरा, ये तो हम लोग भी नहीं जानते। लेकिन मैं जानता हूं इंस्पेक्टर साहब। अब ये कौन है? ये मेरे पति हैं, आदित्य। इंस्पेक्टर साहब, मैंने इन लोगों को पहले भी कहा था कि इस ऑर्फनेज को खाली कर दो, लेकिन इन लोगों को मेरी कोई बात समझ नहीं आती। इन सब मौतों के जिम्मेदार ये लोग खुद हैं। अगर अभी भी इन्होंने इस ऑर्फनेज को खाली नहीं किया तो इन मौतों का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। आदित्य के इतना कहते ही वहां जोर जोर से हवाएं चलने लगी। आदित्य को अपने सामने 2 बच्चों की आत्मा दिखाई देने लगी, जो बहुत गुस्से में आगे बढ़ते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। उन्हें देखकर आदित्य बुरी तरह डर गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। दूर दूर हटो मुझसे, जाओ यहाँ से। आदित्य, आदित्य, क्या हुआ तुम्हें? किस लिए यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो तुम? ये दोनों ये मार डालेंगे मुझे। मुझे बचा लो नीलम, मुझे बचा लो प्लीज। ये आपके पति क्या बोल रहे हैं? ये ठीक तो है ना? इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता कि तभी आदित्य का शरीर हवा में उड़ने लगा और वो बहुत ही तेज गति से उड़ता हुआ दीवार से टकरा गया। उसके सर से तेजी से खून बहने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर सब लोग दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे। तभी उन 2 आत्माओं में से एक बच्चे की आत्मा ने बड़े ही गुस्से में आदित्य की ओर देखते हुए कहा, या तो इन लोगों को सारी सच्चाई बता दो, नहीं तो हम तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो उन दोनों का किया। बताता हूँ, सब बताता हूँ, लेकिन प्लीज छोड़ दो मुझे। क्या बताता हूँ? शिंदे, जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ तुम। उन दोनों बच्चों का खून मैंने गार्ड और सुजित की मदद से किया था। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने गार्ड और सफाई करने वाले सुजित के साथ मिलकर उन 2 बच्चों का खून किया? लेकिन ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि मैं इस ऑर्फनेज में आत्मा का डर फैलाकर इसे खाली करवाना चाहता था, ताकि यहाँ पर एक बड़ा मॉल खोल सकूं। मैंने बहुत बार नीलम से इस ऑर्फनेज को तोड़कर यहाँ मॉल बनाने के लिए कहा, लेकिन वो इन बच्चों को यहाँ से नहीं निकालना चाहती थी। इसलिए मैंने गार्ड और सुजित के साथ मिलकर ये प्लान बनाया और आत्मा का डर फैलाने के लिए उन दोनों बच्चों को मार दिया। मैंने यहाँ पर बच्चों में डर फैलाने के लिए प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया और साउंड इफेक्ट्स के लिए वॉइस रिकॉर्डर का, ताकि रात को जब कोई बाहर निकले तो उसका डर यकीन में बदल जाए। आदित्य ने पुलिस को जो सच्चाई बताई उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मैं कभी सपनों में भी नहीं सोच सकती थी कि पैसों के लिए तुम इस हद तक गिर सकते हो। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने घिनौने हो। अगर मुझे ये पता होता तो मैं तुमसे कभी शादी ही ना करती। शिंदे, गिरफ्तार कर लो इसे। इस जैसे वहशी दरिंदे को तो फांसी होनी चाहिए, फांसी। इससे पहले कि वो उसे गिरफ्तार कर पाते कि तभी उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगी। जोर जोर से तड़पते हुए वो जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही देर में उसका पूरा शरीर इस तरह सफेद पड़ गया जैसे उसके शरीर की एक एक खून की बूंद को किसी ने चूस लिया हो। कुछ देर तक तड़पने के बाद उसने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। जिस तरह उसने अपने लालच के लिए उन 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा था, आज उन बच्चों की आत्माओं ने अपने 3 कातिलों को मारकर उनसे अपना बदला ले लिया था और अब उनकी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई थी। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। हम ज़रूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियाँ सुनने के लिए।